हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को डिस्कस किया था। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो हमने देखा था बेटा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन और थर्ड फैट्स को। हमने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारी सब यूनिट से मिलके बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना है। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं और जितने भी फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि लार्ज साइज़ के होते हैं या फिर हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, पर डे इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल क्यों वर्ड यूज़ किया हमने? बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है बेटा कि जो नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स के पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है और इसी एबिलिटी के थ्रू ये ग्रीन प्लांट अपना फूड बना सकते हैं अपने आप। ठीक है, इन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या बनते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट जब भी ब्रेक डाउन होंगे तो बनते हैं मोनोसेकेराइड्स यूनिट। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हुआ है उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? मेटाबॉलिक प्रोसेस है कोई ना कोई। किस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हुआ है? एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? तो हम एक लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जल्दी से उस पार्ट को देख लेते हैं हम। हमारा वो पार्ट क्या था? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात की थी बेटा। आप अपने नोट्स में इसको कहीं भी आप एक बॉक्स बना के बंद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो बेटा हम मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात की थी हमने। मैंने लिखाई थी आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस की डेफिनेशन। क्लियर? मैंने आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिखाई थी और हमने डिस्कस किया था बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए हो रही है, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है? वो हमारी सेल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। हम डाइजेशन कर रहे हैं तो डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी हमारी सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है कंप्लीट। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारी सेल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही है। तो ये सारी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मैंने आपको बताया था कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एनाबॉलिक, ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक और सेकेंड प्रोसेस होता है बेटा कैटाबॉलिक। क्लियर? फर्स्ट इज एनाबॉलिक एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में क्या डिफरेंस है? क्या होता है एनाबॉलिक का मतलब और कैटाबॉलिक का मतलब? तो हमने डिस्कस किया था बेटा कि एनाबॉलिक मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारे स्मॉल या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म होते हैं बेटा? क्या फॉर्म होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जहां पर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनाबॉलिक प्रोसेस। तो हम डिस्कस किया था बेटा कि एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल से, ठीक है बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं।
मतलब हम देखें अगर तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर। अब जब भी एनाबॉलिक प्रोसेस होता है बेटा, जब भी एनाबॉलिक प्रोसेस होता है तो मैंने बताया था जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। क्लियर। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा, खर्च हो रही है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी खर्च होती है। क्लियर। अब हमने फोटोसिंथेसिस जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा तब हमें समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और क्यों है तो हम इसको वहां पर समझेंगे कि क्यों फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है ना, एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इसीलिए ये प्रोसेस कैसा हो गया बेटा, ये प्रोसेस अगर हम एनर्जी के रेफरेंस में बात करें तो ये प्रोसेस हो गया, इसी का पॉइंट लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, है ना, या फिर इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस जो है, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए लिख रहा हूं बेटा, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए बात करें हम कि एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो प्रोसेस कैसा हो गया बेटा, प्रोसेस हो गया एंडरगोनिक। ठीक है, एंडरगोनिक किसके रेफरेंस में हुआ बेटा, ये हुआ एनर्जी के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में हुआ, एनर्जी के रेफरेंस में। ठीक है, एंडरगोनिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, जिस प्रोसेस के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वहां पे एनर्जी खर्च होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस ऑलवेज कैसे होते हैं, एंडरगोनिक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा टेम्परेचर के रेफरेंस में, तो टेम्परेचर्स के रेफरेंस में क्या बात करेंगे बेटा, टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर भी यूज होता है, यहाँ पर बढ़ता है टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे हम, एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा, थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मिक टर्म किसके लिए यूज करते हैं हम, टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर। तो एनर्जी के रेफरेंस में अगर बात करें हम, एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे होते हैं, तो एंडरगोनिक होते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस टेम्परेचर के रेफरेंस में कैसे होते हैं, तो एंडोथर्मिक। इस टाइप से कुछ एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं बेटा, एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। ये आपको नहीं पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आपको ये पूछ लेगा एमसीक्यूज की फॉर्म में कि एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे होते हैं बेटा, एंडरगोनिक होते हैं या एक्सरगोनिक होते हैं। क्लियर। तो कैसे होते हैं, एंडरगोनिक। एनाबॉलिक प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं या एक्सोथर्मिक होते हैं, तो क्या आंसर है बेटा, एंडोथर्मिक होते हैं। मतलब एनर्जी के रेफरेंस में वर्ड यूज करते हैं हम एंडरगोनिक, और टेम्परेचर के रेफरेंस में हम वर्ड यूज करते हैं एंडोथर्मिक। क्लियर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कैटाबॉलिक को डिस्कस करते हैं। हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिख ली थी बेटा। हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस के सम टोटल को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द सेल और बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मैंने बताया था आपको कि मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं बेटा, मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, अभी हमने एक डिस्कस किया है, फर्स्ट एनाबॉलिक को डिस्कस किया है बेटा हमने, एनाबॉलिक प्रोसेस, और सेकंड होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर।
फर्स्ट हमने डिस्कस किया है एनाबॉलिक प्रोसेस और सेकंड होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस हमें समझ में आ गया कि एनाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे छोटे छोटे या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो इस सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है सिंपल मॉलिक्यूल से, तो अगर हमें पूछता है कि एनर्जी के रेफरेंस में क्या वर्ड यूज करेंगे हम एनाबॉलिक के लिए, तो एंडरगोनिक, क्लियर। और टेम्परेचर के रेफरेंस में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो एंडोथर्मिक, क्लियर। अब क्वेश्चन ये बता रहा था मैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन तो देख लिए हमने, कि तीन क्वेश्चन देख लिए। फर्स्ट क्या क्वेश्चन देखा बेटा हमने कि एनाबॉलिक प्रोसेस में फर्स्ट की सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा कि अगर एनर्जी के रेफरेंस में आपसे पूछता है तो आपको बताना है आंसर कि कैसा है बेटा, एनर्जी के रेफरेंस में एनाबॉलिक प्रोसेस कैसा है, एंडरगोनिक, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि हम आपसे पूछ लेता है कि एनाबॉलिक प्रोसेस के रेफरेंस में टेम्परेचर के लिए क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पर, तो बेटा क्या वर्ड यूज होगा, एंडोथर्मिक। थर्मा मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, क्लियर। तो ये हमने बात करी एनाबॉलिक की। तो क्वेश्चन एक ये यहाँ और बन जाता है कि आपसे पूछ लिया, आपको बताया जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, फैट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है। और बेटा ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ये बने कैसे हैं, तो बहुत छोटी छोटी सिंपल यूनिट से मिलके बने हैं। मतलब ये सारे कैसे बने हैं बेटा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो भी एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बने हैं, है ना। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो भी एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनी है, जितने भी फैट्स हैं वो भी एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बना है। ये समझ में आ गया आपको। तो ये होता है बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस, क्लियर। नहीं बोलोगे आप, ये आप डायग्राम याद रखते हो तो आप बिल्कुल इनमें कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। एक और चीज बताता हूं जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो बेटा फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनता है और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बहुत सारी सिंपल यूनिट से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारी सिंपल यूनिट से मिलके ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, बहुत सारी सिंपल यूनिट से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं, बहुत सारी सिंपल यूनिट से मिलके फैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, उनका फॉर्मेशन एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे कैटाबॉलिक की। ये आपने बात करी थी किसकी, एनाबॉलिक की। हम बात करेंगे कैटाबॉलिक की। ठीक है बेटा, जैसे हमने बात करी थी अभी एनाबॉलिक की, सेकंड हम बात करेंगे कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एनाबॉलिक और सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कैटाबॉलिक। तो बेटा कैटाबॉलिक में क्या होता है, कैटाबॉलिक के अंदर इसका एनाबॉलिक का जस्ट अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा, तो बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या होगा बेटा, टूटेगा। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा बेटा। ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, टूटना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा। तो अगर हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रेकडाउन होके ये बहुत सारे सिंपल यूनिट्स में बदल रहा है, ठीक है। इससे क्या बन रही है, बहुत सारी सिंपल यूनिट्स, क्लियर। तो जब भी कैटाबॉलिक प्रोसेस में कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलता है, तो अगर हम इसको एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करें, एनर्जी के रेस्पेक्ट में कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होते हैं बेटा, तो जब भी कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं एनर्जी हमेशा रिलीज होती है,
ठीक है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, एक्सर्गोनिक। एनर्जी रिलीज होती है बाहर की तरफ, है ना, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सर्गोनिक। ठीक है, ई एक्स, एक्स का मतलब होता है बेटा रिलीज होना, बाहर की तरफ। ठीक है, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो ई एक्स, एक्सर मतलब बाहर की तरफ रिलीज होती है एनर्जी। अगर इसे ही हम टेम्परेचर के रेफरेंस में, अगर हम इसे टेम्परेचर के रेफरेंस में लिखें कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होते हैं टेम्परेचर के रेफरेंस में, कैसे होते हैं बेटा, तो एक्सोथर्मिक। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी के रेफरेंस में एक्सर्गोनिक और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एक्सोथर्मिक। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये टूट के सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर। एनर्जी के रेस्पेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सर्गोनिक होते हैं, एंडरगोनिक होते हैं, बोथ। एक ऑप्शन दे देगा और दूसरा ऑप्शन देगा नन। तो क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, एक्सर्गोनिक। अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पूछता है आपसे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या यहाँ पर किस तरह का होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पूछ लेता है आपसे, तो आंसर आएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, वहां पर आपको ऑप्शन एंडोथर्मिक दिया होगा और एक्सोथर्मिक दिया होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कैटाबॉलिक के रेस्पेक्ट में, कैटाबॉलिक के लिए कैसा होता है प्रोसेस टेम्परेचर के लिए, तो एक्सोथर्मिक। क्लियर, समझ में आया बेटा। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। अब जो क्वेश्चन बनता है एक और, वो क्या बनता है कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब कि वो जब टूटता है तो क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो बेटा क्या बनते हैं, मोनोसेकेराइड्स। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो बेटा क्या बनते हैं, एक प्रोटीन जब टूटेगा तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या बन रहा है यहां पर कि अगर फैट मॉलिक्यूल्स में कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है तब क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो क्या फॉर्म होते हैं बेटा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टूट रहा है या फिर उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो रिएक्शन का जो रिएक्शन में एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी, है ना, या फिर रिलीज होगी, तो बेटा क्या होगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। कैसा होगा प्रोसेस, एक्सर्गोनिक। क्लियर, इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने दो तरह के प्रोसेस को डिस्कस किया है अभी। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर दो तरह के प्रोसेस को डिस्कस किया है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, एनर्जी खर्च होती है। तो प्रोसेस कैसे होता है, कैसा होता है बेटा, एंडरगोनिक। और कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसा होता है, एक्सर्गोनिक। डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस समझ में आ रहा है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है, और एनाबॉलिक में बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, कैटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा एक्सर्गोनिक होते हैं और एनाबॉलिक प्रोसेस हमेशा एंडरगोनिक होते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, एनाबॉलिक प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं और कैटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो हमने दोनों प्रोसेस देख लिए, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते थे यहां पर वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम आगे छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं।
ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछता है, इसको आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में एक बॉक्स के अंदर लिख के बंद करना है बेटा, और वहां पे स्टार लगा लेना है। कई बार यहां से क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो बेटा हमारे ये तो पार्ट कवर हो गया कि हमने समझ लिया कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्लांट के अंदर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या मोड है न्यूट्रिशन के, कैसे हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो प्लांट के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्लांट अपना नरिशमेंट करते हैं, कैसे वो ग्रोथ करते हैं अपनी, कैसे डेवलपमेंट करते हैं अपना। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है, हम टाइप देख रहे हैं बेटा कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, ठीक है, फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, और सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिशन मोड होते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। दो तरह के न्यूट्रिशन मोड होते हैं, क्लियर। अभी हमें डिस्कस करना है सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को लिखेंगे, पहले आप इस तरीके से ये दोनों न्यूट्रिशन मोड लिख लीजिए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड और सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो बेटा हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आपने लिख लिया होगा, आपको दोनों लिख लेने पहले एक बार। अब हम आगे बात करेंगे बेटा सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड दो तरह का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड दो तरह के होते हैं बेटा। पहला क्या होता है, फर्स्ट इसका जो टाइप है वो है फोटोट्रॉफिक, ठीक है, फोटोट्रॉफिक। और दूसरा क्या होता है बेटा, सेकंड क्या है, दो टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो कौन कौन से टाइप है इसके, फर्स्ट है फोटोट्रॉफिक और सेकंड वन इज कीमो फोटोट्रॉफिक, ठीक है। फर्स्ट है फोटोट्रॉफिक और सेकंड है बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट है फोटोट्रॉफिक और सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो बेटा क्या मतलब होता है इस फोटोट्रॉफिक का और इस कीमो ऑटोट्रॉफिक का। पहले हम इसका टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं बेटा। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी में। टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी टर्मिनोलॉजी में मिल जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले फोटोट्रॉफिक की, तो हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। हमने इसको तीन पार्ट में तोड़ दिया, क्लियर। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा फोटो, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फोटो, सेकंड पार्ट हो गया ओटो और थर्ड पार्ट हो गया ट्रॉफिक, क्लियर। फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब होता है बेटा सनलाइट। ओटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ओटो का मतलब क्या होता है सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा नरिशमेंट, क्लियर। फोटो का मतलब होता है बेटा सनलाइट और ओटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक का अगर हम पूरा मतलब समझें तो हमें यहां से समझ में आ रहा है बेटा कि जो भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप, जो भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है,
सनलाइट के प्रेजेंस में अपने आप अपना नरिशमेंट या अपना न्यूट्रिशन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब क्या बेटा? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। तो जो अपने आप अपना नरिशमेंट करते हैं बेटा, अपने आप अपना फूड बना सकते हैं, है ना, अपने आप एनर्जी गेन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। जिन भी ऑर्गेनिज्म में इस तरह का न्यूट्रिशन मोड होता है बेटा, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक और सेकंड टाइप है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं या फिर अपना नरिशमेंट करते हैं। फर्स्ट मतलब तो हमें समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे सेकंड मतलब देखते हैं हम क्या है। सेकंड कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है बेटा। कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। और हमने ऑटो का मतलब देखा कि ऑटो का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया आपको। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, क्लियर? कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। यहां से देख लेना बेटा, अगर स्पेलिंग नहीं दिख रही है आपको तो नरिशमेंट की स्पेलिंग यहां लिखी है। तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर कुछ केमिकल्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यहां पर एनर्जी कहां से मिलती है? यहां पे एनर्जी सोर्स क्या है? सनलाइट। यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या है बेटा? केमिकल। तो ये दो टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड के। पहला है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक, जहां पे ऑर्गेनिज्म सनलाइट से एनर्जी गेन करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। और दूसरा है बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक, जहां पे ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी सोर्स क्या है बेटा? तो उनके पास कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हम डिस्कस करेंगे आगे एग्जाम्पल बहुत सारे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा जो कीमो ऑटोट्रॉफिक है, यहाँ पर कीमो का मतलब है केमिकल। ठीक है, तो मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, उनके पास में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन केमिकल्स से ये एनर्जी गेन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अब उनके पास में कुछ केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं केमिकल्स से ये एनर्जी गेन करते हैं। जैसे प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, ऐसे ये ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड है, ये कहां से एनर्जी लेंगे बेटा? केमिकल्स से एनर्जी लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए। और हम आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को। कौन कौन से टाइप है हमने डिस्कस कर लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड के। हम फोटो ऑटोट्रॉफिक को आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।